हे गाइस व्हाट्स अप, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू योर ओन चैनल दीपक यादव साइंस एकेडमी। वेलकम टू दी डेली हिंदू न्यूज़ एंड एडिटोरियल एनालिसिस ऑफ 29th ऑफ अक्टूबर 2020। आज है तारीख 29 अक्टूबर 2020 और है थर्सडे। देखेंगे आज का द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। और अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए और ये द हिंदू न्यूज़पेपर चाहिए तो आपको करना क्या है, डाउनलोड करना है टेलीग्राम और फिर सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव IAS एकेडमी। एज यू कैन सी आप लोग को ये चैनल मिल जाएगा। नहीं मिलता है चैनल, कोई बात नहीं, इस चैनल का लिंक मैंने आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, इस लिंक को क्लिक करो और जाकर इस चैनल को अभी के अभी ज्वाइन कर लो, क्योंकि यहाँ पे आपको डेली द हिंदू न्यूज़पेपर के साथ साथ जो द हिंदू न्यूज़पेपर में हमारे करंट अफेयर्स आते हैं उसका एक बैकग्राउंड पोर्शन और उसको एक आंसर राइटिंग फॉर्म में कन्वर्ट करके आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाता है, ताकि आप जो है ईजिली चीज़ों को टैकल आउट कर पाओ। जैसे कि आज हमारे, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, आज हमारे न्यूज़पेपर में डीप फेक के बारे में बताया हुआ है। तो उसमें आर्टिकल में काफ़ी सारी जो है फालतू बातें भी हैं, लेकिन यहाँ पर आपको एक आंसर राइटिंग फॉर्म करके दे दिया है कि आपको क्या क्या लिखना है अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो। ओके नाउ, आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर का बटन आ रहा होगा, सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब करके आप एक अपना छोटा सा सपोर्ट दिखा सकते हैं इस चैनल को। ओके नाउ बढ़ते हैं आगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि जो सुबह आज की जो 5 बजे वाली वीडियो है उसको अपलोड नहीं कर पाया हूं मैं, कुछ काम था उस वजह से। तो उसको मैं आज दोपहर में अपलोड कर दूंगा, वो आप लोग तब देख लेना। ओके, तो जो सुबह सुबह 5 बजे वाली जो हमारी डेली वीडियो अपलोड होती है, डेली करंट अफेयर्स वाली, तो वो आज अपलोड नहीं हो पाई है, लेकिन वो दोपहर तक अपलोड हो जाएगी। ओके नाउ, अगर हम यहाँ पर क्वेश्चंस लेते हैं जैसे कि हम लोग डेली क्वेश्चंस लेते थे, तो सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो होने वाला है, आपको बताना है सबसे पहले जो NIA है और ED है, ठीक है, ये दोनों बॉडीज़ कौन कौन सी हमारी, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, दोनों बॉडी का नाम हो गया। इन दोनों बॉडीज़ के बीच में क्या क्या यहाँ पर सिमिलैरिटीज़ हैं और क्या क्या डिसिमिलैरिटीज़ हैं, ये सभी लोगों को बताना है। इन दोनों बॉडीज़ के बीच में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, क्या डिसिमिलैरिटीज़ हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ओके, NIA और ED के बीच में। ओके नाउ, सेकंड क्वेश्चन है आप लोगों का यहाँ पर, मैप में आपको जाकर देखना है दो लोकेशन को आज, आर्मेनिया और एज़रबाईजान, दो लोकेशन को देखना है। और इनकी जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं या फिर इनके आसपास कोई ऐसी चीज़ है जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो, फेमस हो, तो वो आप उन सारी चीज़ों को नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि हाँ आप लोगों ने जाकर आर्मेनिया एज़रबाईजान को मैप के अंदर देखा है। ओके, तो ये मैप के बेस्ड क्वेश्चन भी हम लोग डेली कवर कर रहे हैं यहाँ पर। और बता दूं, डेली 150 से ऊपर लोग जो है आंसर करते हैं, ठीक है। तो आप सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट करो, नीचे कमेंट सेक्शन में इन दोनों क्वेश्चन के आंसर ज़रूर देना। और कल मैंने एक चीज़ पूछी थी आप लोगों से एनालिसिस में कि US की जो 2+2 वाली मीटिंग हुई है, उसके अंदर काफ़ी सारी मीटिंग्स पहले भी हो चुकी हैं, तो वो सारे एग्रीमेंट्स आपको एक एक्सप्लेनेशन दे दूं मैं, एक सेपरेट वीडियो में मैंने आप लोगों से पूछा था। तो 150 लोगों से ऊपर ने ही यहाँ पर बताया कि हाँ हमें वो वीडियो की ज़रूरत है, हमें वो वीडियो चाहिए। तो उसके ऊपर मैं एक्सप्लेनेशन ज़रूर लाऊंगा और एक वीडियो सेपरेट बनाऊंगा US 2+2 डील और साथ ही साथ जो पिछली डील्स हुई हैं। ओके, तो उसके लिए थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। ऑब्वियस है, मैं बहुत अच्छी वीडियो लेकर आऊँगा, ठीक है। बहुत आपको एकदम क्लियरली समझ में आ जाएंगे जितने भी हमारे एग्रीमेंट्स हुए हैं, और यहाँ पर ये 2+2 मीटिंग वाला एग्रीमेंट है। ओके नाउ बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आज का न्यूज़पेपर एनालिसिस। सबसे पहला आर्टिकल आता है हमारा ये वाला, 20% रूरल स्टूडेंट्स लैक्स बुक्स। नाम से ये आर्टिकल हेडिंग देख के समझ में आ गया। देखिए हेडिंग देख के क्या समझ में आ गया कि जो 20% रूरल स्टूडेंट है उनके पास बुक्स ही नहीं है। ओके, और कोविड-19 की सिचुएशन के आने के बाद तो एजुकेशन सिस्टम की पूरी धज्जियां उड़ चुकी हैं। अभी तक तो बहुत बुरा हाल है एजुकेशन सिस्टम का, ठीक है, बहुत ज़्यादा डाउन पहुंच चुका है। स्कूल्स वगैरह अब धीरे धीरे खुलने चालू हैं, लेकिन कहीं कहीं आपने न्यूज़ देखी होगी, कहीं कहीं बच्चे कोविड पॉजिटिव भी निकलने चालू हो गए हैं। तो यहाँ पर काफ़ी सारी सिचुएशन ऐसी देखने को मिल रही है। तो एक रिपोर्ट है यहाँ पर, और उस रिपोर्ट का नाम आप लोग ये देखोगे, ASER एनुअल स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, ये कंडक्ट कराई गई। और इस रिपोर्ट ने बताया काफ़ी सारे बच्चे हैं जिनके पास बुक्स नहीं है या फिर वो क्लासेस नहीं ले पा रहे हैं। क्या हाल है हमारे एजुकेशन सिस्टम का, आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगा। 5.3% जो रूरल चिल्ड्रन है जिनकी एज है 6 to 10 ईयर्स, 6 से 10 साल के जो बच्चे हैं वो स्कूल्स के अंदर एनरोल ही नहीं करे गए इस साल, ठीक है, कोविड की वजह से। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, काफ़ी सारे स्कूल्स में एडमिशन ही नहीं हुए हैं, जैसे एडमिशन होते थे उस तरीके के एडमिशन नहीं हुए, बहुत ज़्यादा डाउन पहुंच गया है, बच्चों ने एडमिशन ही नहीं कराए, ठीक है। अराउंड 20% ऑफ रूरल चिल्ड्रन जो हैं उनके पास अपनी टेक्स्ट बुक्स ही नहीं है, ठीक है।
और उसके बाद देखोगे जो 70% ऑफ रूरल चिल्ड्रन है डिड सम लर्निंग एक्टिविटी, और उसमें से 11% जो है उनके पास उन्होंने लाइव क्लासेस ली हैं, ऑनलाइन क्लासेस ली हैं, और जो 70% रूरल चिल्ड्रन है उन्होंने कुछ अपने लर्निंग एक्टिविटीज़ वगैरह करी। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर देखें एक चीज़ और, ऑलमोस्ट 75% ऑफ सच स्कूल इंटरेक्शन जो हुआ है वो व्हाट्सएप के थ्रू हुआ है। आपको पता होगा व्हाट्सएप पे ही सारी क्लासेस वगैरह चलाई गई हैं, जैसे तैसे ग्रुप्स वगैरह बनाकर उसी में ही सारी चीज़ें सेंड कर कर, ठीक है, स्कूल के द्वारा। तो इस तरीके से जो है मामला चलता हुआ आया है। हालांकि अगर हम देखें तो एजुकेशन सिस्टम जो इस साल है वो काफ़ी ज़्यादा डाउन पहुंचा, और जो है एडमिशन्स वगैरह वो भी बहुत ज़्यादा डाउन हुए, और बच्चों की पढ़ाइयों पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है इस बार। ओके, नाउ बढ़ते हैं आगे, और ये वो हमारा फर्स्ट आर्टिकल समाप्त। और अगर आपको यहाँ पर ये देखो, अब ये आपको करना क्या है कि देखो आर्टिकल पढ़ने के साथ साथ आपको यूपीएससी अपना सिलेबस लेके बैठना है, क्योंकि जब तक आपको सिलेबस याद नहीं होगा तब तक आप अपने आर्टिकल को कैसे लिंक कर पाओगे अपने सिलेबस से। ठीक है, जैसे ये आर्टिकल हमारा एजुकेशन से रिलेटेड आर्टिकल हो गया। ठीक है, तो एजुकेशन से रिलेटेड आप आर्टिकल कहाँ पे आता है, कहाँ पे आता है बताओ। मैंने बहुत बार बताया एजुकेशन से रिलेटेड का आर्टिकल कौन से जीएस पेपर में आता है, बताओ नीचे कमेंट सेक्शन में सभी लोग। एजुकेशन से रिलेटेड आर्टिकल कौन से जीएस पेपर में आता है, काफ़ी बार बताया मैंने। ठीक है, मॉर्निंग में जो मैं वीडियो लेकर आता हूँ 5 बजे वाली, उसमें मैं डेली ही इंटरलिंक करना सिखाता हूँ, कौन सा आर्टिकल आपको कैसे इंटरलिंक करा जाता है। तो चलो बढ़ते हैं आगे, और आते हैं अपना पेज नंबर 3 के ऊपर। पेज नंबर 3 पे आप लोगों को ये आर्टिकल दिखेगा, इंपॉर्टेंट नहीं है फिर भी यहाँ पर क्या बात हो रही है मैं बता देता हूँ आपको कि जो अभी आपको पता है दीपावली आ रही है, तो जो पॉल्यूशन बनने के, एयर पॉल्यूशन बढ़ने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। और हालांकि आपको पता है अभी इस समय स्टबल बर्निंग का इशू भी काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। ठीक है, जो पराली वगैरह जला देते हैं तो उसका भी काफ़ी ज़्यादा इशू चल रहा है। तो अभी यहाँ पर इन दोनों को मिलाकर अगर हम देखें, अगर ये सिचुएशन अगर ऐसे ही चलती रही, और दीपावली पे जो फायर क्रैकर्स को मेन बात करी गई है, जो फायर क्रैकर्स पटाखे वगैरह अगर वो जलाए जाएंगे इसी तरीके से, अगर जैसे कि हमेशा भी जलाते हुए आए हैं पहले जितनी बीमारी दीपावली निकली है, तो फिर इस बार का एयर पॉल्यूशन और ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग को एक और इशू दिखने को मिल रहा है, वो है स्टबल बर्निंग। ओके, नाउ अगर हम बात करें तो यहाँ पर स्टार्ट कर दिया गया है, इस जो स्टार्ट करा जाएगा एंटी क्रैकर कैंपेन। ठीक है, एंटी क्रैकर कैंपेन स्टार्ट करा जाएगा। ठीक है, कि जो पटाखे वगैरह हैं वो ना फोड़े जाएं, क्योंकि उससे काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूशन होता है। अगर आप एक पटाखा भी फोड़ोगे तो उससे भी बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है। तो ये जो एंटी कैंपेन है ये स्टार्ट होने वाला है नवंबर 3 से, उसी के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। ओके, नाउ बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट पेज नंबर 8 पर आओगे तो देखो इस वाले आर्टिकल को हमने अभी कवर करा है फ्रंट पेज पे, कि जो 20% रूरल स्टूडेंट है उनके पास बुक्स नहीं है, ASER का सर्वे है, ये हमने बिल्कुल अभी कवर किया फ्रंट पेज पे, है ना। और उसके बाद अब चलते हैं आगे और देखते हैं अपना नेक्स्ट आर्टिकल को। नेक्स्ट आर्टिकल आप लोग को ये दिखेगा, एक छोटा सा आर्टिकल। यहाँ पर क्या बात हो रही है कि जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं उन्होंने इंडिया को ज्वाइन करा वेडनेसडे को, यानी कल के दिन इंडिया के साथ यहाँ पर बातें वगैरह हुई और इन्होंने ज्वाइन करा। और क्या डिसीजन लिया इन्होंने, डिसीजन किया, डिमांड करी किस चीज़ की, कि डिस्ट्रक्शन करा जाए टेररिज्म का। ठीक है, आतंकवाद को यहाँ पे ख़त्म करने की बात करी गई है सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स और इंडियन के बीच में। और नाउ अगर अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन उठता है, ठीक है, काफ़ी बच्चों के लिए, क्योंकि मैप बेस्ड काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी बार, जो है मैप बेस्ड है। तो फिर अगर यहाँ पर आप लोगों को जाकर मैप में देखना है सेंट्रल एशियन कंट्रीज़, ठीक है, सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं आप लोग ज़रूर बताना नीचे कमेंट सेक्शन में। आर्मीनिया, अजरबैजान आपका एक क्वेश्चन तो है ही है यहाँ पर। सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ ये आपका तीसरा क्वेश्चन हो गया। आज हमने 2 ही क्वेश्चन लिए थे, वैसे भी तीसरा क्वेश्चन हमने यहाँ से बना दिया, क्योंकि मेरे पास इतने मैसेजेस आते थे मैप्स के लिए कि आप विश्वास नहीं करोगे। लेकिन बिल्कुल मैं सच में झूठ नहीं बोलूँगा, बहुत मैसेजेस आते थे कि मैप्स की प्रैक्टिस, मैप की प्रैक्टिस, मैप की प्रैक्टिस। तो अब मैप की प्रैक्टिस जो है डेली हो रही है, तो आप लोग ज़रूर जाकर देखा करो, क्योंकि ये आप ही के लिए है। तो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं मैप में अच्छी तरीके से देखो, फिर उसके बाद आकर नीचे कमेंट में यहाँ पे कमेंट करो। ओके, इससे क्या होगा, आपके माइंड में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर चीज़ें याद रहेंगी कि हाँ मैंने ये इस दिन यहाँ पर ये देखा था, इस दिन यहाँ पे ये देखा हुआ था। ठीक है, काफ़ी सारी कंट्रीज़ हम कवर कर चुके हैं, ऐसे धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड की मैपिंग भी कवर कर ही लेंगे। ओके, जल्द ही। नाउ बढ़ते हैं आगे। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल आप लोगों को पेज नंबर 10 के ऊपर एक छोटा सा आर्टिकल ये नज़र आएगा, बाउंड्री इश्यूज़ जो इंडिया के, बाउंड्री इश्यूज़ जो रहे हैं इंडिया के और चाइना के, वो बायलैटरल हैं। यहाँ पर चाइना ने बोला, ठीक है, किससे, जो यूएस के सेक्रेटरी हैं माइक पोम्पियो उनसे। ठीक है, जो इश्यूज़ वगैरह हो रहे हैं इंडिया और चाइना के, वो दोनों के बायलैटरल हैं, कोई ट्राइलेटरल नहीं है, कोई तीसरा बंदा नहीं है। तो उसके बारे में यहाँ पे बोला गया। उसके बाद यहाँ पर जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है
उसने 10 प्लेस में यहाँ पर जो 10 जगह है वहाँ कश्मीर में उसके ऊपर छापा वगैरह मारा। लेकिन यहाँ पे आपके लिए आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या पूछा जाएगा, कुछ नहीं पूछा जाएगा इसमें से। तो लेकिन यहाँ पर मैंने आपसे वैसे ही पूछ लिया एक क्वेश्चन एनआईए, ठीक है, इससे हट के, ठीक है, यूपीएससी पूछ लेगा यहाँ से, अब इसे रिलेट कर देगा ईडी से, ठीक है, या फिर रिलेट कर देगा किसी और चीज़ से, ठीक है, एनआईए को, लेकिन ये डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है। तो फिर गाइज यहाँ पर इसी वजह से मैंने पूछा है एनआईए और ईडी के बीच में सिमिलैरिटीज़ और डिससिमिलैरिटीज़ क्या क्या हैं। तो सभी लोग नीचे कमेंट में बताना। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल आप लोग को ये छोटा सा एक आर्टिकल नजर आएगा। यहाँ पर इसरो क्या कर रहा है, लॉन्च कर रहा है एक सैटेलाइट जिसका नाम है EOS-01। 7 नवंबर को ये सैटेलाइट लॉन्च करी जाएगी। और इस सैटेलाइट के बारे में अगर हम बात करें तो इसका जो पर्पज़ है वो है एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री और डिज़ास्टर मैनेजमेंट को सपोर्ट करना है, ठीक है। इस सैटेलाइट के थ्रू ये सारी चीज़ों के ऊपर फोकस करा जाएगा, एग्रीकल्चर के ऊपर, फॉरेस्ट्री के ऊपर और साथ ही साथ डिज़ास्टर मैनेजमेंट सपोर्ट के ऊपर। तो ये इन चीज़ों के ऊपर सपोर्ट करेगी ये सैटेलाइट। तो इसको याद रखना। जो कस्टमर सैटेलाइट्स, एक सेकेंड गाइस, जो ये कस्टमर सैटेलाइट है ये लॉन्च करी जाएगी अंडर कमर्शियल एग्रीमेंट विद द न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL। ओके, तो इसका कुछ टाइमिंग वगैरह बता रखी है कि 7 नवंबर को कितने टाइम पर यहाँ पे इसको लॉन्च करा जाएगा। ये आप इसे स्किप करो, ये इसका मेन पर्पस क्या है सैटेलाइट का वो याद रखना। और इसरो, इसरो एक बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है आप लोगों के लिए, ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसके जो है चीफ कौन है अभी, चेयरमैन K. Sivan, ठीक है। और चलो इसके बारे में, इसरो के बारे में एक दो बातें देखते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए। तो गाइज यहाँ पे जो ये इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये आपके GS पेपर 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी हमारा GS पेपर 3 में आता है और जितने भी हमारे स्पेस क्राफ्ट्स हैं और ऐसी चीज़ें आती हैं वो सब हमारे साइंस एंड टेक से रिलेटेड न्यूज़ होती हैं, सैटेलाइट, स्पेस क्राफ्ट्स, है ना। तो अगर हम बात करें तो इसमें कि देखो यूपीएससी ने कौन कौन से टॉपिक दे रखे हैं, जैसे कि स्पेस टेक्नोलॉजी यूपीएससी के सिलेबस में है, अचीवमेंट्स ऑफ इंडियंस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये भी यूपीएससी के सिलेबस में है। अब आपको यहाँ पर एक आप कह सकते हो एक आइडिया मिल गया कि हाँ मुझे ये पढ़ना है, इसरो पढ़ना है, और क्योंकि ये टॉपिक यूपीएससी ने अपने सिलेबस में दे रखे हैं। ओके, नाउ अगर हम बात करें इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में तो इसरो जो है एक स्पेस एजेंसी है। इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु कर्नाटका में। और सीधे सीधे मतलब देखो तो इसका काम क्या है, जो भी हमारी स्पेसेस हैं, स्पेस क्राफ्ट्स वगैरह हैं, उनको डेवलप करना, उनके ऊपर रिसर्चेस करना, उनकी एक्टिविटीज़ के ऊपर रिसर्च करना और उनको डेवलप करने का, और फिर उसके बाद जो है उनको रिलीज़ करने का स्पेस तक, ये सारा काम होता है पूरा का पूरा इसरो, और इसरो ही यहाँ पर ही पूरा का पूरा काम करता है। ओके, तो याद रखना जैसे कि यहाँ पर इंडिया के पास, हमारे पास इसरो है जो कि पूरे के पूरे स्पेस को मेंटेन करके रखता है, वैसे ही अमेरिका के पास नासा है, ठीक है। लेकिन नासा बहुत ही बड़ी बॉडी है, और लेकिन नासा में ये भी याद रखना आधे से ज़्यादा लोग तो इंडियन साइंटिस्ट ही हैं, ठीक है, ये भी याद रखना इंडियन साइंटिस्ट ही हैं नासा में। ओके, नाउ बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कुछ दुनिया भर में क्या चल रहा है, वर्ल्ड न्यूज़ को। तो यहाँ पर आप लोगों को ये वाली न्यूज़ आएगी, यहाँ पर आप लोग ये देखोगे आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो लगातार बढ़ते ही आ रहे हैं और चलते ही जा रहे हैं। और ये जो कॉन्फ्लिक्ट है आर्मेनिया वर्सेस अजरबैजान, इसके ऊपर मैं एक पूरी की पूरी डीप वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, तो आप लोगों को चैनल के ऊपर उस वीडियो को मिल जाएगी। तो आप चैनल को क्लिक करो और वहाँ पर चैनल पे आप लोग जाओगे तो आपको आर्मेनिया वर्सेस अजरबैजान का एक पूरा का पूरा वीडियो मिलेगा, तो जाकर आप लोग उसे देख सकते हैं। और उसमें मैंने आपको डिटेल में पूरा इशू समझा रखा है पास्ट से लेकर आज तक। ओके, नाउ तो यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, जो आर्मेनियन मिसाइल्स हैं उसने स्ट्राइक करा 21, आर्मेनियन मिसाइल स्ट्राइक किल्ड 21, इंजर्ड 70। यहाँ पर अजरबैजान ने बोला कि जो आर्मेनियन की मिसाइल्स थी जो उन्होंने छोड़ी उससे जो है 21 लोगों की मौत हुई और साथ ही साथ 70 लोग घायल हुए। इन दोनों के बीच में क्यों इतनी लड़ाइयाँ चल रही हैं, मैंने ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ टॉपिक में, मैं फिर से बोल रहा हूँ, एक वीडियो में बना चुका हूँ उसके ऊपर, तो आप जाकर उसे देख सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल आप लोगों को ये नज़र आएगा जो यहाँ पर US के यहाँ पे सेक्रेटरी हैं माइक पोम्पियो, क्या बोल रहे हैं, श्रीलंका से कह रहे हैं कि चाइना जो है वो प्रीडेटर है। यानी कि US क्या चाह रहा है, US आया है फ्रेंड बन के श्रीलंका का, श्रीलंका को सपोर्ट करेगा, ठीक है। तो ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। और क्योंकि अभी लेकिन आप देखोगे कि जो श्रीलंका है उसमें चाइना का इन्वॉल्वमेंट भी बहुत ज़्यादा है, चाइना ने काफ़ी ज़्यादा लोन दे रखा है। तो चाइना का काम ही यही है कि काफ़ी सारी जो कंट्रीज़ उन्हें लोन दे देकर फिर उन्हें डेब्ट में डाल देना कि वो कंट्री लोन ही ना चुका पाए, ठीक है, फिर उसे अपने कब्जे में कर लेना, जैसे पाकिस्तान की हालत कर रखी है आज के टाइम पर। ओके, तो ये हमारी कुछ वर्ल्ड न्यूज़ हुई। नाउ बढ़ते हैं आगे और चलते हैं अपने एडिटोरियल्स के ऊपर। आगे नहीं बढ़ते,
पीछे चलते हैं वापस। ओके, नाउ आते हैं पेज नंबर 6 के ऊपर, दैट इज एडिटोरियल, और कवर करेंगे अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स को। सबसे पहले आप लोग को ये वाला आर्टिकल दिखेगा। देखो, ये पिक्चर देख के समझ गए होंगे सब कौन सी मूवी की पिक्चर है, तारे ज़मीन पर। ठीक है, उस पिक्चर की यहाँ पे जो है इस यहाँ पर पिक्चर ले रखी है उस मूवी का। लेकिन अभी आपको यहाँ पर ये क्यों लिया है इसके बारे में जानने को मिलेगा कि जो ये लड़का है, ठीक है, उस मूवी के अंदर आपको पता होगा कैसा था, पढ़ाई में कैसा था, लर्निंग कैपेबिलिटीज़ कैसी थी, ठीक है, मेमोरी कैसी थी, लिखने में कैसा था, सब पता होगा। अगर पिक्चर देखी होगी किसी ने तो सब कुछ पता होगा इस लड़के के बारे में, है ना। तो उसे हम लोग कहते हैं डिसलेक्सिक। ठीक है, डिसलेक्सिक कहते हैं, डिसलेक्सिक चिल्ड्रन। तो उनकी जो डिसलेक्सिक चिल्ड्रन है उनकी हेल्प करने के लिए यहाँ पर टीचर्स को आगे आना पड़ेगा। ठीक है, नाउ इस आर्टिकल में हम बात करेंगे डिसलेक्सिक चिल्ड्रन कौन से होते हैं और क्या क्या रेमेडियल मेजर्स उठा सकते हैं, यानी कि हम लोग कैसे उनको सपोर्ट कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें, देखो पहले तो यहाँ पर एक किसी गर्ल की स्टोरी वगैरह बता रखी है पूरी तरह से, तो आप इस स्टोरी यहाँ पर इग्नोर कर सकते हो पूरी तरह से। ना अगर हम बात करें, देखो जो हमारा डिसलेक्सिक है उसमें क्या होता है, बच्चे को काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ होती हैं। ठीक है, डिफ़िकल्टीज़ होती हैं वाइल रीडिंग, उसे पढ़ने में, रीड करने में डिफ़िकल्टीज़ होती हैं। ठीक है, और डिकोड, क्योंकि रीडिंग में आपको क्या करते हो, डिकोड करते हो, कन्वर्ट करते हो सिंबल्स इनटू साउंड्स। ठीक है, जैसे मैं अभी यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, और मेरी जो पढ़ रहा हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ, जो सिंबल्स हैं, ये वर्ड्स हैं, मैं उन्हें साउंड्स में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें जो है नहीं कर पाता है बच्चा। उसकी हैंड राइटिंग बहुत बुरी होती है। ठीक है, कुछ हैंड राइटिंग बुरी क्या होती है, वो लिख ही नहीं पाता, उल्टी सीधी चीज़ें लिखता है। जब वो पढ़ ही नहीं पा रहा तो क्या लिखेगा वो, है ना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। और उसके बाद आप लोग देखोगे उसकी काफ़ी ज़्यादा वीक मेमोरी होती है। ठीक है, मेमोरी भी बहुत ज़्यादा वीक होती है। तो उसी के बारे में यहाँ पर आर्टिकल में बताया कि जो मेमोरी है वो काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाती है बच्चे की, जो भी डिसलेक्सिक से गुजरता है। ओके, वो टीचर्स को नहीं सुन पाता, टीचर्स क्या बोल रहे हैं, टीचर्स को नहीं पकड़ पाता। मदर ने अगर कोई काम दिया, मदर ने कोई मल्टी स्टेप इंस्ट्रक्शन दे दिए कि इसके बाद ये करना है, इसके बाद वो करना है, ठीक है, तो बच्चा वो भूल जाता है क्योंकि बच्चे की मेमोरी बहुत ज़्यादा वीक होती है। लेकिन अगर हम बात करें कि ये सारी चीज़ें बच्चे की गलती है, ऐसा तो नहीं है। वो स्ट्रगल कर रहा है। अगर हम सोचें कि वो अपना अटेंशन पे नहीं कर रहा है, तो ऐसा नहीं है। वो अपनी ज़िंदगी से स्ट्रगल कर रहा है, उसे काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है। आप उसकी जगह पर ही जाकर वो जो है उसे महसूस कर सकते हो। ओके, तो बच्चा वो पूरी तरह से स्ट्रगल कर रहा है, बच्चे को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है जो भी डिसलेक्सिक से गुजर रहा है। आप पिक्चर देखना ये वाली तारे ज़मीन पर, जिसने नहीं देखी है वैसे तो देखी होगी, जितने भी देख रहे हैं यहाँ पर वीडियो उसने तो देखी होगी। ठीक है, तो उसमें यहाँ पर ईशान का एग्जाम्पल दिया है, उसी लड़के का जिसका हमने थंबनेल भी बनाया आज। तो उसी के बारे में बताया है कि जैसा कि वहाँ पर पिक्चर में उसके ऊपर क्या क्या गुजरती थी, और जो है वो कुछ अपनी पढ़ाई वगैरह नहीं कर पाता था। आप उसकी हालत देखोगे अगर पिक्चर में, वो भी लिख लिख नहीं पाता था। ठीक है, सब उल्टा सीधा लिखता था, पढ़ नहीं पाता था। लेकिन टीचर ने, एक टीचर नहीं आके तो हेल्प करी थी, तो एक टीचर आगे बढ़कर आएगा और ऐसे बच्चे की हेल्प करेगा तो यहाँ पर कुछ चेंजेस आ सकते हैं। ओके, नाउ अगर हम बात करें यहाँ पर, अगर ब्रेन्स के अंदर हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा चेंजेस देखे हैं। एफएमआरआई स्कैन करा, और उस स्कैन में जो ब्रेन्स के बीच, जो ब्रेन्स हैं दो बच्चों का अगर स्कैन करा, उसमें अगर हम देखें तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिला है। ठीक है, तो या क्या डिफरेंस देखने को मिला है कि देखो, एक स्किल्ड पर्सन का स्कैन करा गया ब्रेन स्कैन, और एक डिसलेक्सिक पर्सन का स्कैन स्कैन किया गया। उसके बाद यहाँ पर दोनों के बीच में डिफरेंस देखने को मिला कि रीडिंग के अंदर अंतर, ठीक है, लैंग्वेजिंग प्रोसेस के अंदर अंतर, काफ़ी ज़्यादा उन दोनों के बीच में डिफरेंस है। यानी कि दोनों के अंदर की जो स्किल्ड पर्सन है वो रीड कर सकता है, ठीक है, लेकिन जो दूसरा बंदा है जो जो डिसलेक्सिक से गुजर रहा है वो रीड नहीं कर पा रहा, समझ नहीं पा रहा कुछ। ठीक है, उसके अंदर कोई क्रिएटिविटी नहीं है, कोई इमेजिनेशन नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है स्कैन के थ्रू पता लगाया गया। अब इसके लिए क्या क्या मेजर्स हो सकते हैं, कौन कौन यहाँ पर ये कैसे कैसे ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात, टीचर्स, टीचर्स को यहाँ पर यह हेल्प प्रोवाइड करनी चाहिए, आइडेंटिफाई करना चाहिए चिल्ड्रन को, और जो डिसेबल्ड चिल्ड्रन है उनको आइडेंटिफाई करना चाहिए, उनको आगे लेकर आना चाहिए, उनको सपोर्ट कर सकते हैं स्टार्टिंग से। ये हमारी सरकार को भी करना चाहिए कि स्टार्टिंग से ही हम लोग डिसेबल पर्सन को सपोर्ट करें, तो वो जल्द से जल्द सही हो जाएगा। अगर हम एंड वक्त पे आप देखोगे एक बच्चा काफ़ी बड़ा हो गया था जो पिक्चर में था, ठीक है, अगर हम ऐसे करेंगे तो
काफ़ी अगर बड़ा हो जाता है बच्चा तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अगर हम स्टार्टिंग से ही उसके ऊपर ध्यान देते हैं तो जल्द से जल्द हम लोग जो है सॉल्यूशन बना सकते हैं, और जो है एजुकेशन सबके लिए बना सकते हैं। ठीक है, एजुकेशन सभी के लिए है, ऐसा नहीं है किसी के लिए है किसी के लिए नहीं है, सभी के लिए है। तो टीचर्स क्या कर सकते हैं, आगे आकर जो है बच्चे की हेल्प कर सकते हैं, ऐसे बच्चों की खासकर। ओके, तो उसके बारे में ये आर्टिकल है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नाउ आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर एक आर्टिकल नज़र आएगा। ये आर्टिकल में आपको काफ़ी सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी कि जो हमारे कंट्री है उसमें जो रेप से रिलेटेड बातें हो रही हैं यहाँ पर इस आर्टिकल में, कि जो कोर्ट्स हैं उन्हें कोई भी डिफ़िकल्टी फाइंड नहीं करनी चाहिए। अगर उनके पास एक छोटा सा भी कॉन्विक्ट है, छोटा सा भी यहाँ पे सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन कह रहा हूँ, एविडेंस है या फिर कॉन्विक्ट है, तो उन्हें सीधे सीधे जो भी यहाँ पर अपराधी है जिसने रेप किया है उसको जो है सजा देनी चाहिए। ठीक है, कोर्ट को। लेकिन आज का हमारा इंडियन सिस्टम में क्या देखने को मिलेगा, काफ़ी काफ़ी सालों तक जो है सज़ा वगैरह कुछ नहीं सुनाई जाती है। एग्जाम्पल आपको पता है निर्भया केस का, काफ़ी काफ़ी टाइम से जो है वो जो रेपिस्ट होते हैं वो जेल में ही रहते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर आपके पास थोड़ा भी प्रूफ है, कॉन्विक्ट है, और क्या करना चाहिए, तो कोर्ट को सीधे सीधे सज़ा सुना देनी चाहिए। उसके बारे में इस आर्टिकल में बात करी गई है ना। अगर हम बात करें यहाँ पर, आप लोगों को देखोगे कि बोला क्या जा रहा है बेसिकली, अगर किसी का रेप होता है तो उसके ऊपर हम कितनी सारी चीज़ें देखेंगे कि काफ़ी टाइम लग जाता है हम लोगों को। अगर हम यहाँ पर एक चीज़ चेक करें तो उसको हम चेक करते हैं। देखो, कभी भी रेप होता है तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन करता है, और जो मेडिकल ऑफिसर होते हैं वो भी यहाँ पर चेक करते हैं। लेकिन जो मेडिकल ऑफिसर होते हैं वो क्या चीज़ें देखते हैं सबसे पहले यहाँ पर, कि कोई भी इंजरीज तो नहीं है, कोई भी इंजरीज हो, ठीक है, अराउंड द प्राइवेट पार्ट्स ऑफ द विक्टिम, साथ ही साथ कोई बाइट मार्क्स हो तो इसके थ्रू देखा जाता है। लेकिन यहाँ पे बोला क्या जा रहा है कि एविडेंस अगर हम इस तरीके से कलेक्ट करें, हम लोगों को क्या देखना चाहिए, देखना चाहिए कि जो प्रेजेंस ऑफ सीमेन है ये सबसे बड़ा मटेरियल पीस होता है एविडेंस का। यानी कि सबूत, अगर आपको ये सारे जो है सबूत आपके ऊपर, अगर इस पर विश्वास नहीं कर सकते हो तो आपको तुरंत ही जो है इसके ऊपर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि जो है ये जो विक्टिम्स के लिए काफ़ी बड़ा यहाँ पर चीज़ होती है। अगर यहाँ पर आपके पास ये बोला जा रहा है कि आप लोगों को अगर कोर्ट को क्या करना चाहिए, अगर सबूत उन्हें पक्के नहीं मिल पा रहे हैं तो इन चीज़ों के ऊपर सबसे पहले देखना चाहिए, जैसे कि प्रेजेंस ऑफ सीमेन। ये एक मटेरियल पीस होता है भाई, इसके थ्रू तो पता चल ही जाएगा कि हाँ यहाँ पर ये क्या केस है। ओके, तो प्रेजेंस ऑफ सीमेन देखा जाएगा, और ये जो प्रेजेंस ऑफ सीमेन है ये अगर यहाँ पर कोई भी ऐसा सिचुएशन बनकर आती है तो जो 72 आवर्स तक जो है ये सीमेन का प्रेजेंस मिलेगा बॉडी के ऊपर। ठीक है, तो इसके थ्रू हम लोग पता लगा सकते हैं कि हाँ यहाँ पर ऐसा कुछ हुआ है वाकई में, और जो है जो भी अपराधी है उसके अगेंस्ट जो है कोर्ट को ये स्टेप लेना चाहिए। और यहाँ पर बात करें कुछ हमारे रेप लॉस की, तो रेप लॉ आज तक हमारे चेंज ही नहीं हुए हैं। ठीक है, बहुत कम चेंज हुआ है इसके अंदर। 1860 से लेकर देखें 1983 तक तो काफ़ी सारी बहुत कम चेंजेस हुए हैं, और आज के टाइम पे भी देखोगे तो कुछ इतने खास यहाँ पर बदलाव नहीं है। लेकिन जो असली वर्ड है रेप का वो निर्भया केस के बाद निकल कर आया, और उसके बाद से यहाँ पर इतनी ज़्यादा, आपको पता ही होगा निर्भया केस पर कितना ज़्यादा प्रोटेस्ट वगैरह हुआ था, तो उसी के रिगार्डिंग यहाँ पर उसी के बाद से यहाँ पर निकल के आए ये सारी चीज़ें। और आज के टाइम पे जो इतना बहुत कुछ होता है वो भी उसी केस की वजह से होता है, अदरवाइज़ ये सारे केस भी ऐसी छुपे हुए होते हैं। ओके, तो गाइस यहाँ पर उसी को लेकर बात करी गई है कि जो कोर्ट है हमारे, अगर कोर्ट के पास ये है, अगर कोई इतने एविडेंस पक्के नहीं आते हैं तो वो प्रेजेंस ऑफ सीमेन और ये सारी चीज़ें देखकर जो है जो भी यहाँ पर अपराधी है उसके अगेंस्ट, ठीक है, जो भी अपराधी है उसको यहाँ पे सज़ा सुना सकती है जल्द से जल्द। ओके, ना कि यहाँ पे डिले करा जाए। तो ये सारी बातें हैं आर्टिकल के अंदर, और एक सही बातें भी लिखी गई हैं आर्टिकल के अंदर। तो क्या कहना है, आपकी क्या राय है उसके बारे में आप लोग बता सकते हैं। नाउ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये वाला आर्टिकल हम लोग ऑलरेडी काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं इंडो पैसिफिक को लेकर। ठीक है, बहुत ज़्यादा हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इंडो पैसिफिक रीजन को लेकर, और इस आर्टिकल के बारे में अगर आप इंडो पैसिफिक टाइप करोगे टेलीग्राम ग्रुप पे तो आपके लिए आंसर राइटिंग काफ़ी सारी निकल के आ जाएंगी। पूरी की पूरी मैंने आपको आंसर राइटिंग वहाँ पर दे रखी है, तो उसको आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, इंडिया का रोल, चाइना का रोल क्या क्या है यहाँ पर, ये सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। ओके, ना अगर हम बात करें यहाँ पर ये वाला आर्टिकल कल मैंने डिस्कस किया है 2+2 मीटिंग के बारे में। जो 2+2 मीटिंग हुई यहाँ पर इंडिया और यूएस के बीच में, मैंने कल ही डिस्कस किया है, और यहाँ पे इसके ऊपर एक वीडियो भी बनने वाली है। कल मैंने आप लोगों से पूछा था कि इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाऊँ, तो सभी लोगों ने 150 लोगों से भी ऊपर लोगों ने
जो है इसके बारे में बताया था कि हाँ मुझे हमें ये वीडियो चाहिए। ओके, तो इसके ऊपर ज़रूर बनेगी ये वीडियो। और ये जो बेका एग्रीमेंट है ये हुआ है US 2+2 मीटिंग में, इसको भी याद रखना। अभी के टाइम में जो यहाँ पर ये मीटिंग हुई है, बेका एग्रीमेंट यानी कि बेसिक एक्सचेंज एंड कॉपरेशन एग्रीमेंट। ओके, और गाइज यहाँ पर मैं आपसे आपसे एक चीज़ यहाँ पे कहना भूल गया कि आज का लाइक का टारगेट मैं आप लोगों को बताना भूल ही गया। तो 350 लाइक का टारगेट है फिर से। आप लोग यहाँ पर सपोर्ट कर सकते हो, तो ज़रूर लाइक करना वीडियो को अगर आप लोगों को पसंद आती है तो ना। उसके बाद यहाँ पर जो ये वाला आर्टिकल है इसमें बात हो रही है जम्मू कश्मीर के लैंड लॉस को लेकर। ओके, ये भी मैंने कल आर्टिकल डिस्कस किया है। कल का न्यूज़पेपर एनालिसिस अगर आप लोगों ने देखा है तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आप लोगों को यहाँ पर इस आर्टिकल को कवर करने की। जो जम्मू और कश्मीर में नए लैंड लॉज लेकर आए गए हैं तो उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पर आप लोगों को टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, ठीक है। ये मैंने पिक्चर शेयर करी है, ये कल हमारे द हिंदू न्यूज़पेपर में थी, तो आप लोग को देखने को मिलेगा कि जो जम्मू और कश्मीर में पहले क्या होता था कि कोई बाहर का जाके ज़मीन नहीं खरीद सकता था, लेकिन अब यहाँ पर पीपल इंक्लूडिंग इन्वेस्टर आउटसाइडर, तो वो क्या कर सकता है, जाकर वो ज़मीन खरीद सकता है जम्मू और कश्मीर में, ठीक है। साथ ही साथ जो है जो ज़मीन खरीदी जाएगी वो सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए खरीदी जानी चाहिए, ये भी बात बोली गई है। उसके बाद जो लैंड है वो ट्रांसफ़र करा जाएगा। यहाँ पर लैंड कैन बी ट्रांसफर्ड इन फेवर ऑफ अ पर्सन। अगर कोई भी यहाँ पर पर्सन, एक पर्सन दूसरे पर्सन को अपनी लैंड ट्रांसफ़र करता है तो वो कोई गलत पर्पज़ के लिए ट्रांसफ़र नहीं करनी चाहिए, ठीक है। नहीं करनी चाहिए, क्या नहीं करी जा सकती है। ओके, तो यहाँ पर अगर कोई लैंड ट्रांसफ़र करता है तो उसका यूज़ हेल्थ केयर, सेकेंडरी हायर और हायर स्पेशलाइज्ड एजुकेशन के लिए इस्तेमाल होगा। अदरवाइज जो है वो लैंड गलत तरीके से इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर बेसिकली पर्पज़ ये है, ठीक है। यानी कि जो लैंड लॉज है वो नए लैंड लॉज आ चुके हैं, जो लोग पहले नहीं खरीद पाते थे जम्मू और कश्मीर में, वो अब जम्मू और कश्मीर में ले सकते हैं ये ज़मीन। लेकिन ध्यान में रखना पड़ेगा कोई गलत काम के लिए यहाँ पर ये ज़मीन ना ली जाए। नेक्स्ट आर्टिकल डीप फेक के बारे में है। यहाँ पर डीप फेक क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। तो आप लोगों को सबसे पहले इस वर्ड के बारे में जानना है, डीप फेक। यानी कि ये इस तरीके से एक फेक चीज़ होती है। मान लो कोई वीडियो हो गया, वो इतना फेक होता है कि लेकिन वो होता पूरा का पूरा फेक है, लेकिन आपको लगता पूरा रियल है। इसको कहते हैं हम लोग डीप फेक। तो आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा यहाँ पर इस आप कह सकते हो सीरियस कंडीशन है इसको लेकर। तो जो है अभी पहले चलो मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ, फिर हम इस आर्टिकल के ऊपर आके इस चीज़ को कवर करेंगे। और इस आर्टिकल को आप किस तरीके से कवर कर सकते हो तो उसके बारे में आपको बताता हूँ, डीप फेक के बारे में। यहाँ पर आप लोग को ये आर्टिकल पूरा का पूरा मिल जाएगा। अब ये जो डीप फेक है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जीएस पेपर 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और जीएस पेपर 3 में यूपीएससी के काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं, आप लोग देखोगे, जैसे आईटी एंड कंप्यूटर्स, साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया, ये सारे यूपीएससी के सिलेबस में टॉपिक्स दिए हुए हैं। अगर आपने सिलेबस पढ़ा होगा तो आप लोगों को मालूम होगा, ठीक है। अगर हम बात करें डीप फेक के बारे में, तो जो ये डीप फेक है और डीप न्यूड्स है, ये कंप्यूटर जनरेटेड इमेजेस हैं, जो वीडियोज़ हैं, ठीक है। कि सोशल मीडियाज़ वगैरह पे किसी की वीडियोज़ वगैरह चुरा ली या वीडियोज़ फ़ोटोज़ चुरा ली, उसको जो है बदल दिया जाएगा और जो है उसको वायरल कर दिया जाएगा। तो ये डीप फेक और डीप न्यूड्स जो है क्या होते हैं, कंप्यूटर जनरेटेड इमेजेस होती हैं। कंप्यूटर वगैरह के थ्रू जो हमारी टेक्नोलॉजी है आज के टाइम पे, टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा आगे निकल चुकी है, सॉफ्टवेयर्स हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं, तो इसके ही थ्रू यहाँ पर क्या कर दिया जाता है, जो इमेजेस वगैरह उनको रीजनरेट कर दिया जाता है। ओके, नाउ अगर हम बात करें, चाहे वो इमेजेस हों, वीडियोज़ हों, फोटो हों, ऑडियो हो, इन सभी चीज़ों को यहाँ पर ये खतरा होता है, ठीक है। इस डीप फेक के अंदर में सबसे बड़ा यहाँ पर एग्जाम्पल है पोर्नोग्राफी, ठीक है। जो बोला जाता है कि पोर्नोग्राफी के बारे में यहाँ पर आर्टिकल में बोला गया कि वो सब कुछ फेक है, लगता रियलिटी है वो सारी चीज़ें। तो डीप फेक का आप सबसे बड़ा एग्जाम्पल पोर्नोग्राफी ले सकते हो। ओके, नाउ अगर हम बात करें यहाँ पर डीप फेक को लेकर कंसर्न वाली क्या बातें हैं, इसके अगर हम बारे में बात करें, जो टेक्नोलॉजी है बिकम्स वल्नरेबल बिकॉज डीप फेक इमेजेस, ऑडियो, वीडियोस एंड आर वेरी रियलिस्टिक। क्यों, यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी है, देखो अच्छे काम के लिए लानी चाहिए, लेकिन जो टेक्नोलॉजी है वो अच्छे कामों के लिए होती भी है, लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है टेक्नोलॉजी बहुत बुरी हो जाती है अगर यहाँ पर ये डीप फेक के लिए काम करी जा रही है। यानी जो इमेजेस, ऑडियोज़, वीडियोज़, इन सबको ये गलत तरीके से लाया जा रहा है, ठीक है। फ्रॉड चीज़ें दिखाई जा रही हैं, ठीक है। तो ये गलत बात रहती है एक। ओके, तो यहाँ पे एक सीधा सीधा फ्रॉड बन जाता है, फेक न्यूज़ हो जाती हैं। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर ये यूज़ कैसे करी जाती है, यहाँ पे ये यूज़ करी जाती है टू क्रिएट फेक पोर्नोग्राफिक वीडियोस। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, सबसे बड़ा एग्जांपल यहाँ पर ये डीप फेक का ये एग्जांपल सबसे बेस्ट है, आप लोग लिख सकते हैं। और सबसे पहले यहाँ पर जो फेक पोर्नोग्राफिक वीडियोज़ होती हैं उसको आप ले सकते हैं। यहाँ पर ये डीप फेक का इस्तेमाल करा जाता है कि ये सारी चीज़ें होती फेक हैं लेकिन लगती लोगों को रियल है। ओके,
नाउ तो आपको यहाँ पर ये सारी चीज़ें नज़र आएंगी डीप फेक के बारे में। उसके बाद अगर हम बात करें लीगैलिटी, तो यूएस, इन दी यूएस जो लीगैलिटी है डीप फेक की कॉम्प्लिकेटेड है। अगर हम बात करें यूएस के अंदर लॉज वगैरह काफ़ी ज़्यादा हैं, और कि जो डीप फेक है जो भी फेक चीज़ें हैं उसके ऊपर कंट्रोल करने के लिए, लेकिन फिर भी वहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें ये देखी जाती हैं। ओके, लेकिन अगर हम बात करें प्रोटेक्शन की कि इस चीज़ से हम लोग टैकल आउट कैसे करें, डीप फेक से हम लड़ कैसे सकते हैं, तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर आप लोगों को देखना पड़ेगा, इंश्योर करना पड़ेगा अपनी प्राइवेसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, क्योंकि जो भी आप वीडियोस फोटोज़ पोस्ट करते हो वो वहाँ से गायब हो सकती है, क्योंकि आज के टाइम पे साइबर क्राइम सबसे ज़्यादा है। तो क्या करना है, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को सबसे ज़्यादा प्राइवेसी में रखना है, सबसे ज़्यादा सिक्योर रखना है। और दूसरी बात भाई, जेंटलमैन बन के रहो, माइंडफुल पर्सन बन के रहो, समझदारी दिखानी पड़ेगी आप लोगों को। जो भी दूसरा बंदा है जिस पे भी आपको शक है उसका सोशल मीडिया चेक करते रहो, वो पर्सन जेन्युइन है या नहीं है, फेक आईडी या कैसी आईडी है, तो उसके ऊपर ध्यान रखो, क्योंकि ये आपके यहाँ पर सवाल हो जाता है पूरी की पूरी लाइफ का। ठीक है, तो ये डीप फेक के ऊपर बातें बोली गई, साथ ही साथ यहाँ पर ये भी बोला गया, एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल दिया गया डीप फेक को लेकर, वेमेन को लेकर। ठीक है, क्या बोला गया कि जो डीप फेक है वो सबसे ज़्यादा यूज़ करा जाता है पोर्नोग्राफी के अंदर, देखा जाता है इन्फ्लिक्टिंग इमोशनल, रेपुटेशनल और कुछ और केसेस के अंदर देखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे बड़ा एग्जाम्पल यही है, तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं अगर ऐसा कुछ यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है तो। नाउ इसी के साथ हुआ आज का हमारा पूरा का पूरा द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस खत्म। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर का बटन आ रहा है, वो सब्सक्राइब कर देना। और गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आप लोगों से कल। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।